हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नागिन 6 के एपिसोड 55 के बारे में, जिसमें हमें पता चलता है कि जो प्रथा होती है वो तो उनका तो वो जाल में फंसी होती है। वो शिवजी से प्रार्थना करती है कि शिवजी जब वो कुछ गलती की नहीं तो फिर शिवजी उन्हें सज़ा क्यों देती है। तो फिर वो शिवजी उन्हें उस जहरीली जाल से छुड़ाने में मदद करती है। फिर वो रुद्र अवतार लेकर पता करती है कि उसकी बच्ची कहाँ पर है, जो माँ को उसे कहाँ छुपा कर रखती है। वो वहाँ पर रुद्र तांडव करके शिवजी से पता करने की कोशिश करती है कि उनकी बच्ची कहाँ है। वो पूरी रुद्र तांडव करती है वहाँ पर। प्रथा वो रुद्र तांडव करती है जिससे पूरे विश्व में पूरे भूकंप जैसा माहौल आ जाता है। तब वहाँ पंडित जी बोलते हैं कि जरूर यहाँ पर कोई नागिन रुद्र अवतार लिए हुए हैं, शेष नागिन या नागिनी रुद्र अवतार लिए हुए, इसीलिए ऐसा हो रहा है। आगे जाके पता चलता है कि प्रथा सारी जगह रुद्र अवतार के वजह से सब जगह भूकंप आ गया होता है। वहाँ पंडित जी बोलते हैं इन्हें। आगे जाके फिर प्रथा वो गुजराल हाउस जाती है, जहाँ वो पता करती है कि वो महाकाल उर्वशी है कहाँ आखिरकार। इसी बीच उन्हें वहाँ पता चलता है कि प्रोफेसर उन्हें संकेत दे रहे बुलाने के लिए, पर लेकिन वो प्रोफेसर को तो पता नहीं होता है कि प्रथा जिंदा है। तो उन्हें लगता है वो महक को बुलाती है, पर महक तो दुश्मनों से मिली हुई रहती है, इसीलिए वो बोलती है मैं नहीं जाऊँगी अब प्रोफेसर के पास। पर लेकिन जब महक को इशारा मिलता है कि प्रोफेसर साहब उन्हें बुला रहे हैं, शेष नागिन को बुला रहे हैं, तो प्रथा फिर उनके पास जाते हैं वहाँ पर प्रोफेसर के घर पर। तो प्रोफेसर घर में प्रोफेसर की दो बेटी होती है, प्रार्थना और एक प्रिया। शेष नागिन बोलती है कि उनकी भी एक बेटी है जिन्हें उन महाकाल उर्वशी ने कहीं छुपा कर रख दिया है। बाद में वो प्रोफेसर बताते हैं उन्हें वहाँ प्रोफेसर घर जाती नहीं है, पर लेकिन दुश्मनों को संहार करने के लिए प्रथा उनके घर जाती है और वो प्रोफेसर से बात करती है। वहाँ उन्हें दोनों बेटियों को देख के बहुत खुश होती है, बोलती है कि मेरी बेटी भी इतनी बड़ी होगी अभी। तब उन्हें प्रोफेसर प्रथा को बताते हैं कि इस बार सारे मंत्रियों की मीटिंग केदारनाथ में होने वाली है, जहाँ पर चंगिस्तान का जैंग वहाँ पर हमला करने वाला है। आर्मी तो पूरी प्रोफेसर वहाँ बोलते हैं कि आर्मी तो वहाँ पूरी कोशिश कर रही है, पर लेकिन मुझे नहीं लगता कि आर्मी कुछ कर पाएगी वहाँ पर, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ भेजना चाहता हूँ, तुम देश की रक्षा करो। तब प्रथा वहाँ बोलती है कि ऋषभ देश की रक्षा करने के लिए सबसे आगे रहता था, तो मैं उनकी पत्नी होने के चलते मैं भी देश की रक्षा करूँगी, और मेरा तो धर्म है कि मैं शेष नागिन में देश को बचाने के लिए आई हूँ, इसलिए मैं इस देश की रक्षा जरूर करूँगी। आगे जाकर वो प्रोफेसर से बोलती है कि मैं देश का अच्छा जरूर करूँगी और महाकाल उर्वशी को मैं छोड़ूंगी नहीं, मार दूंगी। जब वो फिर आरपीएस के पास जाती है तो वो बोलते हैं कि ऋषभ को मेरे पति उर्वशी और महक ने ऋषभ मेरे पति को तो मार दिया, पर मेरा बच्चा जिंदा है, मैं उसे जरूर बचाऊंगा उन दोनों के चंगुल से। फिर वो बोलती है कि अभी भी मेरी बेटी जिंदा है, मैं उसे जरूर बचाऊंगा। फिर महक राजेश प्रताप सिंह को बताती है कि जहाँ वो सॉल्ट फैक्ट्री खरीदते हैं, उस फैक्ट्री से 2 गुफाएं हैं, जो एक जाती है आपके बॉर्डर तक और एक जाती है उस कैंप तक, केदारनाथ कैंप तक। आगे फिर वहाँ दिखाता है कि मिनिस्टर आर्मी कमांडर से बात करते हैं कि इस बार की मीटिंग जो होने वाली है केदारनाथ में, वो बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, जो कि साल में एक बार होती है। इसके लिए मुझे स्पेशल ऑफिसर वहाँ अपॉइंटेड चाहिए। तब वहाँ आर्मी कमांडर बताते हैं कि हमारे पास एक ऐसा स्पेशल ऑफिसर है जो कि पहले आर्मी में था, उसके बाद कुछ दिन उसने आर्मी छोड़कर बिजनेस किया, उसके फिर वो कुछ दिन वो दुनिया की नज़रों में ऑलरेडी मर चुका है, पर लेकिन वो जिंदा है और वो हमारे मिशन में काम आएगा। तो फिर हमें यहाँ ऋषभ की एंट्री दिखती है, जो कि बहुत लाजवाब एंट्री होती है यहाँ पर ऋषभ की। ऋषभ बताता है अपनी पूरी हिस्ट्री कि वो कैसे वो पता करता है कि देश के दुश्मन आखिर है कौन, इसलिए वो सब कुछ पता करने के लिए वहाँ जाता है, देखता है कि कौन है जो इस देश का बुरा कर रहे हैं। इसी बीच प्रथा भी वो बोलती है कि नहीं, मैं भी देश की रक्षा करूँगी। बाद में ऋषभ बताता है कि वहाँ केदारनाथ में जो भी होने वाला है, मैं केदारनाथ में रक्षा करूँगी सबकी।
आगे जाकर ऋषभ अपनी सारी हिस्ट्री मंत्री साहब को बताता है और ऋषभ बोलता है कि मैं उस देश की रक्षा जरूर करूँगा वहाँ पर। वो बोलता है कि मेरी पत्नी तो मर चुकी है, पर लेकिन मैं इसलिए मैं अब इस आर्मी में हूँ, आर्मी में सब कुछ हेल्प करूँगा। बाद में वहाँ जैंग, महक और उर्वशी वहाँ मिलकर उस गुफा से वहाँ पहुँचने की कोशिश करती है जहाँ पर केदारनाथ की ये हो रहा है। और वहाँ पर महक और रीम वहाँ पहुँच जाती है ऊपर की ओर, जो कि पीछे का दरवाज़ा खोलेगी जैंग को और उर्वशी को अंदर आने के लिए। तो वो महक का एंट्री आसान हो जाता है क्योंकि वो गुजराल फैमिली की बहू होती है इसलिए, पर लेकिन वहाँ वो लोग ऋषभ को देख नहीं पाती है। आगे यहाँ पर जैंग और उर्वशी वहाँ गुफा के नीचे इंतजार करते हैं कि अब आकर महक दरवाज़ा खोलेगी, क्योंकि महक अब पहुँच चुके केदारनाथ। उर्वशी बोलती है जैंग को, बोलती है इस देश का नाश हो जाएगा, अब हम इस देश पर राज करेंगे। उर्वशी या जैंग बोलते हैं। बाद में प्रथा भी उस जगह पर केदारनाथ पहुँच जाती है जहाँ पर वो अवतार लेकर बोलती है कि मैं इस महक को और उर्वशी को छोड़ूंगी। शिव जी मुझे वरदान दीजिए कि मैं इन दोनों को यहाँ ख़त्म कर सकूँ। प्रथा बोलती है कि मुझे प्रथा और ऋषभ वहाँ पर अगल बगल में होते पर वो दोनों देख नहीं पाते एक दूसरे को। बाद में प्रथा एक चादर एक शाल लेकर ओढ़ लेती है, तो ऋषभ को फिर शक होता है कि ये इसमें ओढ़ा हुआ कौन है शाल में, उसे शक होता है। तो फिर वो उसके बाद जाता है। इधर महक इस साइड का दरवाज़ा खोल देती है, उर्वशी और जैंग अंदर आ जाते हैं। फिर अंदर आने के बाद जैंग अपने बम बारूद के साथ टेंट में जाता है। एक टेंट में वो आदमी लोग के साथ बम बारूद मंगाता है और एक टेंट में वो खुद जाता है। इधर ऋषभ को शक हो जाता है कि जो साल ओढ़ी हुई है इस पर उसे शक हो जाता है। फिर ये उसे पकड़ने के लिए जाती है, पर उसे पता नहीं होता कि ये प्रथा है। उसे पकड़ने के लिए फिर जाती है, पर लेकिन प्रथा वहाँ पर उसे बर्फ मारकर चेहरे पर वहाँ से चली जाती है उसे। इधर जैंग बोलती है कि प्रथा तुम जहाँ पर मिनिस्टर महक को बोलती है कि जहाँ पर ये मिनिस्टर की सारी मीटिंग हो रही है वहाँ पर तुम जाओ और ये बम फिट कर दो। इधर मिनिस्टर की भी एंट्री हो जाती है यहाँ पर। जैंग बोलता है कि मैं यहीं पर रहता इंतजार करता हूँ। उर्वशी को भेजता है कि जहाँ पर सारे बम बारूद तुम वहाँ ध्यान दो। महक को बम देकर भेजता है कि तुम जाओ वहाँ पर। उर्वशी महक और वहाँ जहाँ मीटिंग हो रही है वहाँ पर तुम उसे ख़त्म कर दो, वहाँ पर तुम बम फिट करके चलाओ। जब महक बम फिट करने के लिए आती है यहाँ पर, वो बम लगाती है, उसी समय ऋषभ उसे वहाँ देख लेता है। तो ऋषभ उसे महक को पकड़ लेता है। महक पूरा चौंक जाती है कि ऋषभ तुम जिंदा हो, तुम तो मर गए थे ना। इधर उर्वशी भी इधर देखने लगती है कि महक तो वहाँ पहुँच चुकी है। इधर ये फ़ोन लगाती है रिम को, पर उसका फ़ोन लगता नहीं तो ये बाहर निकल जाती है टेंट से। बाद में प्रथा वहाँ पर आती है, देखती है कि सारा हथियार है, सारे आदमी लोग यहीं पर है, तो वो वहाँ पर उस टेंट में आग लगाती है जहाँ पर सारा बम बारूद रखा हुआ था। बोलती ना बम रहेगा ना कुछ हमला हो पाएगा। आग लगाती है, तब सारे जो देशद्रोही रहते हैं वो टेंट से बाहर आ जाते हैं, तो वो फिर से उन्हें पकड़कर सबको अंदर डाल देती है आग में जलने के लिए। फिर प्रथा उन सबको मार देती है। इसी बीच फिर उर्वशी वहाँ आती है और बोलती है कि इससे किसने आग लगा दिया, इससे किसने आग लगा दिया इस टेंट को पेपा मारो। तो फिर प्रथा वहाँ आकर बोलती है कि मैंने इसे आग लगाया। तो अब प्रथा बोलती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी अब। तो उर्वशी बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारी मौसी, तुम मुझे नहीं मारोगे। बोली तुम मौसी हो मेरी, तुम रिश्तों पूरा ख़त्म कर चुकी हो। मौसी या बहन का रिश्ता तुम तो एकदम ख़त्म कर चुकी हो तुम लोग। उर्वशी बोलती है कि मुझे कोई नहीं मार सकता, जिस तलवार से तुम मुझे मारोगे या मारने आई हो मैं उसी तलवार तुम्हें मार दूंगी, मुझे कोई नहीं मार सकता। तब महक उसे याद दिलाती है उर्वशी को कि वो उनकी जो प्रथा की नानी होती है, जो उर्वशी की माँ होती है, वो उर्वशी को नागिन रूप लेने से मना कर देती है। अगर वो जिंदगी में कभी भी नागिन रूप ले लेती है तो वो 24 घंटे के अंदर मर जाएगी। इधर महक ऋषभ को बताता है कि तुम्हारी पत्नी को, प्रथा को, जब वो जेल जा रही थी उस समय वो प्रेग्नेंट थी। अब मैंने उसके बच्चे को जिंदा रखा। इधर प्रथा उर्वशी को मारने के लिए पूरी तैयारी करती है, पूरी की कोशिश करती है।
वो बोलती है कि तुम अपने नागिन रूप में आओ, तब मैं तुमसे हमला करूँगी। उर्वशी नागिन रूप में आती नहीं है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो नागिन रूप में आ गई तो वो ख़त्म हो जाएगी, इसलिए वो नागिन रूप में नहीं आती है। वो बोलती है कि मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई तलवार ऐसा बनाए नहीं जो मुझे मार सके। उर्वशी बोलती है प्रथा को, पर लेकिन प्रथा बोलती है कि तुम नागिन रूप में आओ, मैं तुम्हें मार दूंगी। और उर्वशी को पता होता है कि अगर मैं नागिन रूप में आऊँगी तो मैं 24 घंटे के अंदर ही ख़त्म हो जाऊँगी, क्योंकि उनके माँ ने ये श्राप दिया होता है उर्वशी को कि तुम 24 घंटे के अंदर ही ख़त्म हो जाओगे अगर तुमने अगर नागिन रूप लिया तो। फिर प्रथा उर्वशी को डंक मार के उसे मारने की कोशिश करती है। लास्ट में वो जब उर्वशी नागिन रूप नहीं लेती है, तब प्रथा उर्वशी को पकड़कर उसे मारने की कोशिश करती है और उसे डंक मार देती है। उधर उर्वशी को डंक मारने के बाद महक जो है ऋषभ को बताता है कि तुम्हारी पत्नी जो कि प्रेग्नेंट थी, अब तुम मुझे क्या मारोगे, मैं तुम्हें मार दूंगी, क्योंकि तुम्हारी पत्नी को मैंने प्रथा को तो मार ही दिया है। महक बोलती है ऋषभ से कि मैंने तुम्हारी पत्नी को तो प्रथा को तो मार ही दिया है, अब तुम्हारे बच्चे के बारे में तुम्हें कभी पता नहीं चलने दूंगी तुम्हारा बच्चा है कि है कहाँ, जो कि प्रथा ने जिस बच्चे को जन्म दिया था। तुम्हारे और प्रथा के प्यार की निशानी को मैं भी बाद में मार दूंगी। फिर महक ऋषभ पर हमला करके बंदूक से हमला करके वहाँ से चली जाती है। इधर प्रथा भी उर्वशी को डंक मारकर चली जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में प्रथा और ऋषभ का मिलन होने वाला है, जो कि सच में मिलन हो जाएगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि कैसे प्रथा और ऋषभ का मिलन होता है। ओके, थैंक यू।